Hello, my lovely CA Inter students. I, Professor Swapnil Jadhav, welcome you on behalf of JK Shah classes. In today's session, where we are going to cover amendment which is made by Finance Act 2024. जिन्होंने भी जनवरी 2025 में एग्ज़ाम दिया था, किसी भी रीज़न की वजह से अगर क्लियर नहीं हो पाए या तो फिर एग्ज़ाम नहीं दिया था, तो एज यू नो आपके एग्ज़ाम के लिए फाइनेंस एक्ट 2023 वॉज रेलेवेंट. बट अभी न्यू फाइनेंस एक्ट दैट इज फाइनेंस एक्ट 2024 एप्लीकेबल हो चुका है, जहां पे अपना रेलेवेंट प्रीवियस ईयर जो होगा गाइस दैट इज 2024-25 होगा, एंड असेसमेंट ईयर जो एप्लीकेबल होगा दैट इज 2025-26 एप्लीकेबल होगा. आई एम गोइंग टू कवर ऑल द अमेंडमेंट्स इन टू पार्ट्स. आज जो मेजर अमेंडमेंट्स है दैट इज इन कैपिटल गेन टॉपिक, अदर टॉपिक्स, वो हम लोग कवर करेंगे. इसका पार्ट 2 जो आएगा, जहां पे हम लोग पीजीबीपी, टीडीएस एंड अदर रिटर्न टॉपिक में जो छोटे छोटे अमेंडमेंट्स हुए वो कवर करेंगे. मेजर अमेंडमेंट आज के वीडियो में आपका कवर हो जाएगा. सबसे पहले टॉपिक वाइज बात करते हैं गाइस. लेट्स स्टार्ट विद टैक्स रेट्स. टैक्स रेट्स में जो अपना फर्स्ट टॉपिक्स होता है, यहां पे क्या क्या चेंजेस है. सबसे पहले तो टैक्स रेट्स में फॉरेन कंपनी, गाइस याद करो, फॉरेन कंपनी के ऊपर जो रेट ऑफ टैक्स हुआ करता था, फॉरेन कंपनी के ऊपर 40% टैक्स हुआ करता था, बट इस 40% टैक्स हैज बीन रिड्यूस टू 35% नाउ. तो आपके अटेम्प्ट के लिए अभी फॉरेन कंपनी को एमसीक्यू पॉइंट ऑफ याद रखना है. रेट ऑफ टैक्स जो एप्लीकेबल होगा वो 40% के जगह पे चेंज होके कितना परसेंट हो गया है, 35% हो गया है. तो रेट ऑफ टैक्स कम किया गया. ओरिजिनली इट वाज 40%, बट नाउ इट हैज बीन रिड्यूस टू 35%. इसको रिड्यूस किया गया है. ठीक है, इट्स अ पॉजिटिव चेंज. ये फॉरेन कंपनी के केसेस में नॉर्मली रेट ऑफ टैक्स थोड़ा बहुत रिड्यूस किया हुआ है. सेकेंड, अगर मैं इंडियन कंपनी की बात करूं तो इंडियन कंपनी या डोमेस्टिक कंपनी में रेट ऑफ टैक्स जो है वो आइदर 25% होता है या तो फिर 30% होता है. इंडियन कंपनी में रेट ऑफ टैक्स आइदर 25 या तो फिर 30%, डिपेंड्स अपॉन प्रीवियस ईयर का हम लोग टर्नओवर चेक करते हैं, 2 साल पहले का टर्नओवर. अभी आपके एग्जाम के लिए फाइनेंस एक्ट 2023 एप्लीकेबल था, प्रीवियस ईयर 23-24, तो उसके 2 साल पहले मतलब हम लोग 21-22 का टर्नओवर चेक करते थे. बट अभी बजट नया है, फाइनेंस एक्ट 24 एप्लीकेबल है, तो उसके 2 साल पहले मतलब आपको खाली याद रखना है कि प्रीवियस ईयर 22 एंड 23 का टर्नओवर देखना है. प्रीवियस ईयर 22-23 का टर्नओवर अगर 400 करोड़ या उसके नीचे है, प्रीवियस ईयर 22-23 का टर्नओवर अगर 400 करोड़ या उससे नीचे है, तो वहां पे रेट ऑफ टैक्स 25% होगा. इन ऑल अदर केसेस रेट ऑफ टैक्स विल बी 30%. तो खाली 21-22 के जगह पे अभी आपको प्रीवियस ईयर 22-23 चेक करना पड़ेगा डोमेस्टिक कंपनी केसेस में. तो अगेन ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू आपको याद रखना है. नेक्स्ट अगर बात करो गाइस, इंडिविजुअल एंड एचएफ, दिस इज अ मेजर चेंजेस. इंडिविजुअल एचएफ के केसेस में सेक्शन 115 बीएसई जो अपना डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम है, डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम, सेक्शन 115 बीएसई जो अपना डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम है, यहां पे रेट ऑफ टैक्स चेंजेस किए, स्लैब रेट चेंज किए. पहला स्लैब रेट याद करो अपना 3 लाख रुपीस का था, अभी इन्होंने थोड़ा सा स्लैब रेट चेंज किया. फर्स्ट 3 लाख नील, इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं आएगा. फर्स्ट 3 लाख रुपीस के ऊपर कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं. फिर अगर आपकी इनकम मोर देन 3 लाख है बट अप टू 7 लाख है, तो फिर रेट ऑफ टैक्स आपको 5% देना पड़ेगा. पहले 3 था, 3 to 6 था, 6 to 9 था, 9 to 12 था, 12 to 15 एंड अबो 15 था. अभी थोड़े से स्लैब चेंज हो चुके. फर्स्ट 3 लाख तक नील, 3 to 7 लाख पे 5%, देन 7 लाख से लेके ऊपर अप टू 10 लाख तक आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा. 10 लाख के ऊपर अप टू 12 लाख तक इसके ऊपर 15% टैक्स देना है. फिर से बोलता हूं, अप टू 3 लाख नील, 3 to 7 लाख 5%, 7 to 10 लाख 10%, 10 to 12 लाख 15% होगा. 12 लाख के ऊपर 15 लाख तक, 12 लाख से लेके 15 लाख तक आपको 20% टैक्स देना है. एंड लास्ट 15 लाख के ऊपर 30% टैक्स देना पड़ेगा. मतलब शॉर्टकट पॉइंट ऑफ व्यू बात करो तो यहाँ पे अपने को टैक्स अमाउंट क्या आएगा, नील आएगा. यहाँ पे 3 to 7 मतलब 4 लाख के ऊपर 5% मतलब कितना आएगा, 20,000 टैक्स देना पड़ेगा. फिर उसके बाद में 7 to 10 मतलब 3 लाख के ऊपर 10% मतलब 30,000 टैक्स देना पड़ेगा. 10 to 12 मतलब 2 लाख के ऊपर 15 मतलब 2 लाख के ऊपर 15 दैट इज 30,000 रुपीज का टैक्स देना पड़ेगा. यस, 30,000 का टैक्स देना पड़ेगा. फिर 12 to 15 3 लाख के ऊपर 20 मतलब 60,000 का टैक्स देना पड़ेगा. फिर 15 लाख के ऊपर जो भी इनकम रहेगी उसके ऊपर आपको 30% टैक्स देना है. मतलब स्लैब्स थोड़े बहुत चेंज हुए. मैं फिर से बोलता हूँ, इंडिविजुअल एचएफ जो 115 बीएसई में गए,
अपना ओल्ड टैक्स रिजाइम में नो चेंजेस बेटा, 2,50,000 वाला वो अपना बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, वही तुम लोग का एप्लीकेबल होगा। यहाँ पे अगर आप 115 BSE में गए हो तो फर्स्ट 3 लाख तक नील, 3 to 7 लाख तक 5, 7 to 10 लाख तक 10, 10 to 12 15, फिर उसके बाद में 12 to 15 20 एंड अबव 15 लाख रहेगा तो उसके ऊपर 30% टैक्स आएगा। ये स्लैब रेट्स में थोड़े बहुत चेंजेस हुए, यहाँ पे तुम लोग को थोड़ा ध्यान रखना हुआ है। नेक्स्ट वाला जो कैपिटल गेन में गाइस जो रेट ऑफ टैक्स चेंज हुए ना, वो कैपिटल गेन वाले रेट ऑफ टैक्स जो है वो तुम लोग को मैं अलग से कैपिटल गेन टॉपिक के अमेंडमेंट के अंदर कवर कर दूंगा। उसके बाद में रेट्स ऑफ टैक्स में यही अपने बेसिक चेंजेस थे। फिर से बोलता हूँ, फॉरेन कंपनी 40 का 35 हो चुका है। डोमेस्टिक कंपनी की अगर बात करो तो आपका खाली 21 22 के जगह पे अभी 22 23 का टर्नओवर 400 करोड़ चेक करना है। एंड इंडिविजुअल एचएफ में 115 बीएसई में स्लैब रेट्स गाइस चेंज हो चुके हैं। नेक्स्ट वाला इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की बात करते हैं। रेजिडेंशियल स्टेटस, स्कोप ऑफ इनकम, नो अमेंडमेंट, सेम तुम लोग ने जो पहले पढ़ा था वही आपको ये करना है। नेक्स्ट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की अगर बात करो, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एक स्मॉल चेंजेस है जो पीजीबीपी के साथ लिंकअप है। याद करो, अगर असेसी का बिजनेस है प्रॉपर्टी लेट आउट करना, अगर असेसी का बिजनेस है प्रॉपर्टी लेट आउट करना, तो मैंने बोला था कि ये इनकम जनरली कहां पे टैक्सेबल होगी, पीजीबीपी में। लेकिन यहां पे बोला गया कि अगर आप रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट कर रहे हो, अगर आप रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट कर रहे हो, भले फिर आपका वो बिजनेस है रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट करना, बिजनेस भी रहेगा तो भी बिजनेस के केसेस में भी जो इनकम आएगी वो कंपलसरी कहां पे टैक्सेबल होगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा, ना कि पीजीबी में टैक्सेबल होगा। जनरली हम लोग डिसीजन कैसे लेते थे कि अगर आपका बिजनेस है प्रॉपर्टी लेट आउट करने का तो आपको हाउस प्रॉपर्टी में नहीं पीजीबी में टैक्सेबल होगा। लेकिन यहां पे बोला गया कि अगर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है, इवन दो आपका बिजनेस भी है, तो भी वो क्या किया जाएगा, ऑलवेज हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल किया जाएगा। रीजन बीइंग सिंपल, ऑफ कोर्स असेसी जानबूझ के इसको कहां पे टैक्सेबल करने की कोशिश करता था, पीजीबीपी में, जहां पे कई सारे एक्सपेंसेस का डिडक्शन माइनस करके इनकम नॉमिनल अमाउंट दिखा के गवर्नमेंट को लोअर टैक्स पे करता था। इसके लिए गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट लाके बोला कि नहीं चलेगा, आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, हाउस प्रॉपर्टी में सिर्फ वो 30% का स्टैंडर्ड इंटरेस्ट ऑन लोन उतना ही डिडक्शन लेना है। तो रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी अगर आपका लेट आउट करने का बिजनेस भी है तो भी वो कंपलसरी कौन से में टैक्सेबल होगा, हाउस प्रॉपर्टी, ना कि वो पीजीबी में टैक्सेबल होगा। हाँ, लेकिन सर अगर आपका कमर्शियल प्रॉपर्टी, कमर्शियल हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट का बिजनेस है, जैसे होटल्स हो गए, बैंकेट हॉल्स हो गए, इनका अगर आपका बिजनेस है लेट आउट करने का, दैट इज कंटिन्यू टू बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी, वहां पे आपको सारे एक्सपेंस का डिडक्शन भी मिलेगा। बट इफ यू आर एंगेज इन लेटिंग आउट प्रॉपर्टी ऑफ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बिजनेस, तो वो कंटिन्यू टू बी टैक्सेबल, बेसिकली पहले पीजीबी में होता था, अभी वो चेंज करके इन्होंने हेड चेंज कर दिया है। कंपलसरी अभी आपको कौन से हेड में टैक्सेबल करना है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो इसको थोड़ा एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा अच्छे से करके जाना। एमसीक्यू में तुम लोग को टारगेट कर सकते हैं, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बिजनेस है तो भी कंपलसरी हाउस प्रॉपर्टी में आएगा, कमर्शियल प्रॉपर्टी का अगर बिजनेस है तो पीजीपी में जाएगा। सर अगर बिजनेस नहीं है तो, अगर बिजनेस ही नहीं है तो वेदर वो रेसिडेंशियल हो या कमर्शियल हो, ऑलवेज वो तुम लोग का हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा। सो दिस इज अमेंडमेंट फ्रॉम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी गाइस। नेक्स्ट हेड इनकम फ्रॉम सैलरी, नेक्स्ट हेड दैट इज इनकम फ्रॉम सैलरी। चलो इनकम फ्रॉम सैलरी में सबसे पहले तो याद करो, रेंट फ्री अनफर्निश अकोमोडेशन या रेंट फ्री फर्निश अकोमोडेशन। रेंट फ्री अनफर्निश अकोमोडेशन या रेंट फ्री फर्निश अकोमोडेशन में हम लोग वो पॉपुलेशन का डेटा मंथ वाइज चेक करते थे। मतलब अगस्त के पहले अलग डेटा था, 2001 का सेंसस देखते थे, उसके बाद में हम लोग 2011 का सेंसस देखते थे। अभी आपको ओल्ड सेंसस देखने की जरूरत नहीं है, कंपलसरी 2011 सेंसस के हिसाब से ही कैलकुलेशन किया जाएगा। वो सिर्फ वो हम लोग स्प्लिट करते थे, दैट वाज इन द ईयर प्रीवियस ईयर 23-24 में करते थे। 24-25 में ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। 24-25 में सीधा क्या किया जाएगा, 2011 के सेंसस के हिसाब से ही आपको डेटा देखना है। तो उल्टा कैलकुलेशन अभी थोड़ा इजी हो गया सैलरी केस में। सैलरी के केसेस में, रफा या आरएफएफ के केसेस में आपको दो अलग अलग कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ न्यू सेंसस का जो पॉपुलेशन डेटा है, दैट इज 15 लाख तक 5%, 15 to 40 लाख तक 7.5 एंड 40 लाख के ऊपर रहेगा तो 10% सैलरी, वही डेटा के हिसाब से आपको कैलकुलेशन करना है। आपको वो डेटा स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है। दैट इज वन अमेंडमेंट। सेकेंड अमेंडमेंट बेटा, अगर आप 115 बीएसई में गए हो, सैलरी में अगर आप 115 बीएसई में गए हो, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चेंजेस किया है। याद करो, सैलरी में 115 बीएसई में अपने को क्या डिडक्शन नहीं मिलते, एनी अलाउंसेस का आपको डिडक्शन नहीं मिलता एक्सेप्ट दैट डीटीसी। डीटीसी मतलब डेली अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस फॉर फिजिकली हैंडीकैप या कन्वेंस अलाउंस का डिडक्शन मिलता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट वाला दैट इज बट डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 में स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है।
बट स्टैंडर्डेशन का अमाउंट इन लोग ने 115 बीएससी के लिए 50,000 को चेंज करके इन्होंने 75,000 कर दिया। अगेन रिपीट, 115 बीएससी के लिए 75,000 हो गया। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में हो, यहां पे कंटिन्यू टू बी 50,000 ही होगा। खाली 115 बीएससी में 50,000 को चेंज करके, स्टैंडर्ड डिडक्शन चेंज करके कितना रुपीस कर दिया है, स्टैंडर्ड सेक्शन 16(1)(a) वाला चेंज करके 75,000 कर दिया है। पहले ये 50,000 हुआ करता था, बट अभी इसको चेंज करके 75,000 कर दिया। ओल्ड वाले में ये कंटिन्यू टू बी 50,000 रुपीस ही होगा। ये अपना इनकम फ्रॉम सैलरी में दो चेंजेस रहेंगे। पहला वाला रफा आरएफएफए में आपको 2011 का ही सेंसस फॉलो करना है। दूसरा वाला सेक्शन 115 बीएससी वाला केस है, तो वहां पे 50,000 का स्टैंडर्डेशन चेंज होकर अभी कितना हो गया, 75,000 रुपीस हो गया। नेक्स्ट अगर बात करो गाइस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। नेक्स्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में अमेंडमेंट की अगर बात करो, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के केसेस में याद करो, अगर फैमिली पेंशन वाला केस है, फैमिली पेंशन, यस, फैमिली पेंशन के केसेस में अपने को एक स्टैंडर्डेशन मिलता है। फैमिली पेंशन के केसेस में अपने को एक स्टैंडर्डेशन मिलता है। कितना मिलता है, 1/3 ऑफ एक्चुअल अमाउंट रिसीव, या तो फिर 15,000, दोनों में से विचर इज लोअर का एडिशन मिलता है। 1/3 ऑफ एक्चुअल अमाउंट रिसीव या तो फिर 15,000 विचर इज लोअर का अपने को इनकम फ्रॉम अदर्स में एडिशन मिलता है। अगर आप सेक्शन 115 बीएसी में गए हो, 115 बीएसी, तो 115 बीएसी के केसेस में अगेन 1/3 ऑफ एक्चुअल अमाउंट रिसीव और 15,000 के जगह पे यहाँ पे उन्होंने 25,000 कर दिया है। ये तुम लोग का 115 बीएसी का चेंजेस हुआ है। मतलब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में भी चेंज रिलेटेड टू 115 बीएससी ओनली, दैट इज डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम। 15,000 के जगह पे 25,000 रुपीस का स्टैंडर्ड मिलेगा। इसका मतलब अगर आप ओल्ड टैक्स में हो बेटा, ओल्ड टैक्स में, तो ओल्ड टैक्स में कंटिन्यू टू बी 15,000 रुपीस का ही डिडक्शन मिलेगा। अगर आप 115 बीएससी में गए तो वहां पे तुम लोग को 15,000 के जगह पे कितना हो जाएगा, 25,000 रुपीस का आपको स्टैंडर्ड मिल जाएगा। सो दैट चेंज इन रिलेशन टू इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, दैट इज नंबर 1। नंबर 2 याद करो गाइस, एक सेक्शन हुआ करता था, सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7b। सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7b इन रिलेशन टू इश्यू ऑफ शेयर्स बाय क्लोजली हेल्ड कंपनी। क्लोजली हेल्ड कंपनी अगर प्रीमियम पे शेयर इशू करती है, फेस वैल्यू से ज्यादा इशू करती है, या एज वेल एज मार्केट प्राइस से ज्यादा प्राइस पे इशू करती है, तो डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस एंड इशू प्राइस, डिफरेंस अमाउंट कंपनी के हाथ में टैक्सेबल होता था। अभी ये सेक्शन गाइस हट चुका है, ओमिटेड, मतलब ये सेक्शन कैंसिल हो चुका है। तो आज की तारीख में क्लोजली हेल्ड कंपनी को कोई भी इशू इवन प्रीमियम प्राइस पे भी किया तो भी उसके ऊपर टैक्स पे करने की जरूरत नहीं। तो ये सेक्शन तुम लोग का फाइनेंस एक्ट 2024 के अंदर क्या कर दिया, ओमिट कर दिया है, कैंसिल ही कर दिया है। तो कैंसिल कर दिया, इसका मतलब आज की तारीख में क्लोजली हेल्ड कंपनी को इवन दे आर इशूइंग शेयर्स एट प्रीमियम वैल्यू, मोर देन फेस वैल्यू, मोर देन मार्केट प्राइस पे इशू कर रहे हैं, फिर भी वो डिफरेंस वैल्यू के ऊपर उनको गवर्नमेंट को टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। सो दीज आर द 2 चेंजेस। और एक चेंजेस है डीम डिविडेंड टॉपिक में, बट दैट चेंज रिलेटेड टू कैपिटल गेन के साथ लिंकअप है, तो वहां पे कैपिटल गेन में मैं डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट अगर बात करो गाइस, नेक्स्ट दैट इज द रिबट सेक्शन, चलो कैपिटल गेन लेते हैं। मेजर चेंजेस जो है कैपिटल गेन के अंदर है, तो कैपिटल गेन वाला डिस्कस कर लेते हैं। कैपिटल गेन में तो भाई साहब भर भर के नॉर्मली इन्होंने चेंजेस किए। क्या क्या चेंजेस है समझने की कोशिश करो वन बाय वन। सबसे पहले कैपिटल गेन में गाइस जो अपना पीरियड ऑफ होल्डिंग है, पहले तो पीरियड ऑफ होल्डिंग, एक मिनट यहाँ पे रेफरेंस लेके मैं तुम लोग को बता दूँ। यस गाइस, अपना जो पीरियड ऑफ होल्डिंग का टाइम लिमिट था, याद करो हम लोग शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए 12, 24 एंड 36 मंथ्स का क्राइटेरिया यूज करते थे। 12, 24 एंड 36 मंथ्स का क्राइटेरिया यूज करते थे। तो यहाँ पे 23 जुलाई के पहले, क्योंकि अपना सेकेंड बजट जो आया था फाइनेंस एक्ट 2 2024 वो 23 जुलाई को ही आया था। सो 23 जुलाई के पहले अपना ओल्ड क्राइटेरिया एप्लीकेबल होगा, दैट इज 12 मंथ्स, 24 मंथ्स एंड 36 मंथ्स। ये तुम लोग का ओल्ड क्राइटेरिया एप्लीकेबल होगा। एक बार रिकॉल करवा दूं, 12 मंथ्स के लिए क्या था, 3 चीजें थे। लिस्टेड सिक्योरिटीज जिसके ऊपर आपने एसटीडी पे किया, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड हो गया, या तो फिर जीरो कूपन बॉन्ड्स हो गया। ये 3 असेट्स के लिए पहले भी 12 मंथ्स था, अभी भी 12 मंथ्स है। उसके बाद में लैंड एंड बिल्डिंग दैट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी या अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स, उसके लिए अपना 24 मंथ्स था। और इसके अलावा बाकी सारे जितने भी असेट्स है इंक्लूडिंग अनलिस्टेड कंपनी के सिक्योरिटीज लाइक डिबेंचर्स या बॉन्ड्स, उसके लिए अपना 36 मंथ्स का क्राइटेरिया था। अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स के लिए 24 मंथ्स था, अनलिस्टेड कंपनी के डिबेंचर बॉन्ड्स के लिए हम लोग 36 मंथ्स चेक करते थे। बट इन्होंने अभी
ये 36 मंथ्स का बेटा क्राइटेरिया हटा दिया है। अभी सिर्फ हम लोग 12 मंथ्स एंड 24 मंथ्स उसके बेसिस के ऊपर डिसाइड करेंगे। 12 मंथ्स वही सेम तीन असेट्स, दैट इज बट लिस्टेड सिक्योरिटीज, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड एंड जीरो कूपन बॉन्ड्स। बाकी सब असेट्स 24 मंथ्स में आएंगे। सो आपको याद रखना बेसिकली ये चेंजेस जो हुआ है वो 23 जुलाई से हुआ है। सो क्वेश्चन में ध्यान से देखना, अगर डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ असेट्स बिफोर 23 जुलाई है तो आपको ये 12, 24, 36 ये तीनों मंथ्स का क्राइटेरिया अप्लाई करना पड़ेगा। लिस्टेड सिक्योरिटीज, यूनिट्स ऑफ इक्विटी फंड, जीरो कूपन बॉन्ड्स के लिए 12 मंथ्स, इमोल प्रॉपर्टी या तो फिर नॉर्मली अपना अनलिस्टेड कंपनी का शेयर उसके लिए 24 मंथ्स एंड अदर असेट्स के लिए 36 मंथ्स। ये 23 जुलाई के पहले की बात कर रहा हूं, लेकिन 23 जुलाई या उसके बाद में अगर असेट्स का ट्रांसफर हुआ है तो वहां पे सिर्फ दो ही क्राइटेरिया अप्लाई करने, 12 मंथ्स का अपना शेयर्स वाला क्राइटेरिया एंड बाकी सारे असेट्स के लिए बेटा 24 मंथ्स का क्राइटेरिया अप्लाई करना है। चलो अगर ये समझा है तो मुझे बोला सर मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर्स बेचे, पीरियड ऑफ होल्डिंग जो है, पीरियड ऑफ होल्डिंग ये कितना मंथ्स है, 15 मंथ्स है। कभी बेचा मैंने इसको, सोल्ड किया मतलब ट्रांसफर किया 15 नवंबर 24। यस 15 मंथ्स का पीरियड ऑफ होल्डिंग है, 15 नवंबर 24 को मैंने ट्रांसफर किया। तो ना 15 नवंबर 24 को ट्रांसफर किया मतलब 23 जुलाई के बाद में ट्रांसफर किया। फर्क नहीं पड़ता सर, इसमें तो पहले भी 12 मंथ्स था, अभी भी 12 मंथ्स है। मेरे एग्जांपल में पीरियड ऑफ होल्डिंग 15 मंथ्स है, मतलब इसका नेचर क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म। सेकंड वाला मैंने ज्वेलरी बेचा, पीरियड ऑफ होल्डिंग जो है दैट इज 26 मंथ्स है। पीरियड ऑफ होल्डिंग जो है वो कितना मंथ्स है, 26 मंथ्स। कभी बेचा है, 18 दिसंबर को बेचा है। तो अपना 18 दिसंबर को बेचा है मतलब 23 जुलाई के बाद में बेचा है। 23 जुलाई के बाद में बेचा है तो फिर 36 मंथ्स वाला नहीं, यहाँ पे तुम लोग को 24 मंथ्स के हिसाब से डिसाइड किया जाएगा। 26 मंथ्स मतलब मोर देन 24 मंथ्स, तो इसका नेचर क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म। थर्ड वाला एग्जांपल, अज्यूम करो सर मैंने पेंटिंग बेचा, पेंटिंग का पीरियड ऑफ होल्डिंग जो है वो 40 मंथ्स है। ये बेचा मैंने 10 जून को, 10 जून 24 को बेचा। 10 जून 24 को बेचा, इसका मतलब आपने 23 जुलाई के पहले बेचा है, तो वहां पे शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए पेंटिंग के लिए क्राइटेरिया कितने मंथ्स का था, 36 मंथ्स। यहाँ पे मोर देन 36 मंथ्स है तो कितना आएगा, ये लॉन्ग टर्म नेचर का कंसिडर किया जाएगा। मतलब इन शॉर्ट मैं कितने मंथ्स का क्राइटेरिया डिसाइड करने के लिए यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे 12 मंथ्स का यूज किया, यहाँ पे मैंने 24 मंथ्स के बेसिस के ऊपर डिसीजन लिया, यहाँ पे मैंने 36 मंथ्स के बेसिस के ऊपर डिसीजन लिया। फोर्थ वाला एग्जाम्पल, अज्यूम करो मैंने अनलिस्टेड कंपनी का शेयर्स बेचा, गाइस अनलिस्टेड कंपनी का मैंने शेयर्स बेचा है। इसका पीरियड ऑफ होल्डिंग कितना था, इसका पीरियड ऑफ होल्डिंग अज्यूम करो 26 मंथ्स था। ये 13 जून को मैंने बेचा, 13 जून 24 को। पहले बोलो, अनलिस्टेड कंपनी का शेयर्स पहले भी 24 मंथ्स के हिसाब से डिसाइड करते थे, अभी भी 24 मंथ्स के हिसाब से डिसाइड करेंगे अमेंडमेंट के बाद भी। यहाँ पे तो 13 जून है मतलब 23 जुलाई के पहले, तो 24 मंथ्स के बेसिस के ऊपर डिसीजन लिया जाएगा। यहाँ पे 26 मंथ्स है मतलब क्या आएगा, लॉन्ग टर्म नेचर का कंसिडर किया जाएगा। फिफ्थ, अज्यूम करो सर मैंने पेंटिंग या चलो ड्राइंग बेचा, चलो ड्राइंग स्कल्पचर्स या एनी वर्क ऑफ आर्ट बेचा। कितने मंथ्स में बेचा, 30 मंथ्स में बेचा। कभी बेचा, 1 नवंबर 24 को बेचा। 1 नवंबर 24 मतलब 23 जुलाई के बाद में बेचा है। 23 जुलाई के बाद में अमेंडमेंट एप्लीकेबल हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ 24 मंथ्स के बेसिस के ऊपर डिसाइड करना है। 24 मंथ्स से पीरियड ऑफ होल्डिंग ज्यादा है तो यहाँ पे नेचर का असेट्स क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म हो जाएगा। आई होप ये अमेंडमेंट समझ में आ रहा है आपको। तो पहले 23 जुलाई के बेटा पहले रहेगा तो वहां पे हम लोग तीन क्राइटेरिया देखेंगे, 12, 24, 36। और 23 जुलाई के बाद अगर ट्रांसफर हुआ या उस दिन ट्रांसफर हुआ है तो सिर्फ 12 एंड 24 मंथ्स के बेसिस के ऊपर शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म डिसाइड किया जाएगा। लेकिन कुछ असेट जो है वो ऑलवेज शॉर्ट टर्म होंगे एज पर सेशन 50AA के हिसाब से। कौन से, दैट इज सरी, बट कोई भी अगर डेप्ट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड 1 अप्रैल 23 के बाद तुम लोग ने एक्वायर किए, डेप्ट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड मतलब जिसमें डेप्ट में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते, 65% या उससे ज्यादा अगर आपने डिबेंचर्स या बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट किया रहेगा, या तो फिर मार्केट लिंक डिबेंचर्स, या तो फिर अनलिस्टेड कंपनी के बॉन्ड्स या अनलिस्टेड कंपनी के डिबेंचर्स। मुझे पता ये सब फिक्स इनकम सिक्योरिटीज है, कहने से इनके ऊपर इंडेक्सिंग का बेनिफिट मिलना ही नहीं चाहिए। तो लॉन्ग टर्म के केसेस में इनको इंडेक्स का बेनिफिट मिलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इनके ऊपर कोई इन्फ्लेशन का कोई एडवर्स इंपैक्ट नहीं होता, नेगेटिव इंपैक्ट नहीं होता। इसके लिए गवर्नमेंट ने बोला जितने भी डेप्ट रिलेटेड सिक्योरिटीज है, दैट इज डेप्ट म्यूचुअल फंड, या तो फिर मार्केट लिंक डिबेंचर्स, या तो फिर अनलिस्टेड कंपनी के बॉन्ड्स या डिबेंचर्स, ये ऑलवेज
ये ऑलवेज क्या माने जाएंगे तुम लोग को, ऑलवेज शॉर्ट टर्म कंसिडर किए जाएंगे। मतलब इसको पीरियड ऑफ होल्डिंग देखा ही नहीं जाएगा, ये कभी भी ट्रांसफर होने दो, ये ऑलवेज क्या माने जाएंगे, शॉर्ट टर्म माने जाएंगे। हाँ, लेकिन अनलिस्टेड बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स में ये ऑन और आफ्टर ट्रांसफर किया तो ये ऑलवेज शॉर्ट टर्म माना जाएगा। 23 जुलाई के पहले ट्रांसफर हुआ है तो उसके केसेस में तुम लोग को वो 36 मंथ्स के क्राइटेरिया के बेसिस के ऊपर देखना पड़ेगा। लेकिन 23 जुलाई के बाद में अगर ट्रांसफर हुआ है अनलिस्टेड कंपनी का बॉन्ड्स या डिबेंचर्स, तो ये ऑलवेज क्या कंसिडर किया जाएगा, ये ऑलवेज तुम लोग का शॉर्ट टर्म कंसिडर किया जाएगा, बिकॉज गवर्नमेंट डोंट वांट टू गिव बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन, और इसके ऊपर गवर्नमेंट को कंसेशनल टैक्स का भी बेनिफिट नहीं देना, इसके लिए इसको ऑलवेज शॉर्ट टर्म कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट वाला द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट इन कैपिटल गेन इज इंडेक्सेशन का बेनिफिट गाइस हट चुका है। मतलब पहले अपने को क्या मिलता था, इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था, अभी इन लोग ने इंडेक्सेशन का बेनिफिट ही तुम लोग का हटा दिया है। तो अगर कोई असेट्स 23 जुलाई के पहले ट्रांसफर किया, 23 जुलाई के पहले, तो वहां पे आपको कंटिन्यू टू बी इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता रहेगा। लेकिन अगर कोई असेट्स 23 जुलाई के बाद ट्रांसफर हुआ है तो वहां पे आपको बेटा बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। सो अगर कोई भी ट्रांसफर हुआ है गाइस बिफोर 23 जुलाई, तो वैसे वाले केसेस में आपको क्या मिलेगा, इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। अगर लॉन्ग टर्म नेचर का रहेगा तो लॉन्ग टर्म नेचर का असेट्स है तो वहां पे आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा, और ऑफ कोर्स रेट ऑफ टैक्स कितना परसेंट एप्लीकेबल होगा, 20% टैक्स एप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर आपने ऑन और आफ्टर 23 जुलाई असेट्स ट्रांसफर किया है तो वैसे वाले केसेस में अभी गवर्नमेंट ने बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन विड्रॉ किया है। बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन विड्रॉ किया है, क्यों विड्रॉ किया, क्योंकि रेट ऑफ टैक्स इन्होंने रिड्यूस किया है, 20% को रिड्यूस करके 12.5% किया। गवर्नमेंट ने एक्सक्यूज क्या बोला कि हम लोग रेट ऑफ टैक्स रिड्यूस कर रहे हैं, इसके लिए इंडेक्स का बेनिफिट विड्रॉ कर रहे हैं। तो पहले जो अपने को लैंड बिल्डिंग ये सब केसेस में इंडेक्स का बेनिफिट मिलता था, अभी ये इन्होंने क्या कर दिया, विड्रॉ कर दिया और रेट ऑफ टैक्स को 20% को चेंज करके 12.5% कर दिया। लेकिन इसमें बाद में क्लैरिफिकेशन देके बोला गया कि जैसे एग्जांपल कोई इंडिविजुअल एचएफ है, प्रिसाइसली रेसिडेंट इंडिविजुअल एचएफ, रेसिडेंट इंडिविजुअल एचएफ है, उसने अगर कोई असेट्स 23 जुलाई 24 के पहले परचेस किया था लेकिन बेचा 23 जुलाई के बाद है, असेट परचेस किया था 23 जुलाई के पहले लेकिन बेचा 23 जुलाई के बाद में है, तो वैसे वाले केसेस में इनके पास ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। क्या ऑप्शन अवेलेबल रहेगा, आइदर वो लोग विथ इंडेक्सेशन 20% का गवर्नमेंट को टैक्स पे करे, या तो फिर विदाउट इंडेक्सेशन 12.5% का टैक्स पे करे। फिर से बोलता हूं, इंडिविजुअल एचएफ के केसेस में मुझे माना सर 23 जुलाई के बाद आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। क्या ऑप्शन अवेलेबल है, 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन टैक्स पे करो, या तो फिर 20% विथ इंडेक्सेशन तुम लोग गवर्नमेंट को टैक्स पे करो। लेकिन ये किसके लिए बोला मैंने, अगर आप रेसिडेंट इंडिविजुअल या एचएफ हो तो ही। अदर असेसी है जैसे पार्टनरशिप फर्म है, कंपनी है, या तो फिर नॉर्मली एलएलपी है, उनके केसेस में 23 जुलाई के बाद ये ऑप्शन भी अवेलेबल नहीं है। कंपलसरी आपको विदाउट इंडेक्सेशन 12.5% टैक्स पे करना पड़ेगा। दिस ऑप्शन इज अवेलेबल ओनली एंड ओनली फॉर रेसिडेंट इंडिविजुअल एचएफ। लैंड एंड बिल्डिंग के लिए ऑप्शन अवेलेबल है, और तुम लोग का वो लैंड एंड बिल्डिंग एक्वायर्ड 23 जुलाई के पहले होना चाहिए। फिर से बोलता, 3 कंडीशन, पहले तो रेसिडेंट इंडिविजुअल एचएफ होना चाहिए, असेट्स टू बी ट्रांसफर लैंड एंड बिल्डिंग होना चाहिए, और वो असेट्स एक्वायर कभी किया था, 23 जुलाई के पहले एक्वायर किया था और 23 जुलाई के बाद में बेच रहे हो। सिर्फ 23 जुलाई के पहले एक्वायर किया था और उसके पहले ही बेचा है तो बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन मिलने ही वाला है। लेकिन 23 जुलाई के बाद में इन्होंने इंडेक्सेशन का बेनिफिट विड्रॉ किया हुआ है। तो वैसे वाले केसेस में आपको अगर ऑप्शन चाहिए तो कंडीशन मैंने क्या क्या बोला, रेसिडेंट इंडिविजुअल एचएफ होना चाहिए, असेट्स टू बी ट्रांसफर लैंड एंड बिल्डिंग होना चाहिए, एंड थर्ड वाला परचेस जो है लैंड एंड बिल्डिंग वो तुम लोग का 23 जुलाई के पहले वाला परचेस होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो ही तुम लोग को ये ऑप्शन मिलेगा। बट यहां पे भी हैक है, इन्होंने बोला कि ये जो ऑप्शन मिलेगा ना गाइस, दैट इज ओनली व्हाइल कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। जब भी आप टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करोगे तो टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करते वक्त आपको ऑप्शन है, इनकम कंप्यूटेशन करते वक्त नहीं। सो इनकम कंप्यूटेशन करते वक्त आप विदाउट इंडेक्सेशन ही कंप्यूटेशन करोगे। लेकिन जब भी टैक्स कैलकुलेशन पूछा हुआ है, जैसे टोटल इनकम मेरे को टैक्स कैलकुलेशन पूछते हैं, तो टैक्स कैलकुलेशन करते वक्त वहां पे आपको क्या करना है, विथ या विदाउट इंडेक्सेशन वाला जो भी बेनिफिशियल रहेगा वो ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अभी ऑफ कोर्स विदाउट इंडेक्सेशन लिया तो कहना है से मेरा कॉस्ट कम हो जाएगा, मेरा गेन बढ़ जाएगा। गेन बढ़ेगा तो ऐसा हो सकता है कि मेरे इनकम बढ़ने के वजह से मे बी मेरे को गवर्नमेंट को सरचार्ज और वो सब टैक्स पे करना पड़ सकता है। इसके लिए गवर्नमेंट ने स्मार्टली
इनकम कंप्यूटेशन करते वक्त ये बेनिफिट नहीं दिया है, टैक्स कंप्यूटेशन करते वक्त बेनिफिट दिया है। मतलब जब भी आप टैक्स कंप्यूट करोगे तो टैक्स कंप्यूटेशन करते वक्त विथ या विदाउट इंडेक्सेशन में से जो ज्यादा बेनिफिशियल ऑप्शन है वो तुम लोग को सिलेक्ट करना है। मैं फिर से बोलता हूं, यहां पे मुझे मानो ऑप्शन किसको किसको दिया, पहले तो सबसे पहले तो असेसी रेसिडेंट इंडियल एचएफ होना चाहिए, दूसरा वाला असेट्स टू बी ट्रांसफर लैंड या बिल्डिंग होना चाहिए, एंड थर्ड वाला दैट असेट शुड बी एक्वायर्ड बिफोर 23 जुलाई वाला होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती है तो ही तुम लोग को ऑप्शन मिलेगा। अभी इसी की वजह से बहुत सारे इसमें चेंजेस हो सकते हैं अपने क्वेश्चंस में। इसको ज्यादा करके ना सीसीडी में थोड़ा बहुत केयरफुल रहना। सीसीडी जो अपने एक्सेप्शंस थे, मतलब जो अपने कैपिटल गेन के अंदर स्पेशल केसेस थे जहां पे अपना कोडवर्ड था सीसीडी, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ असेट्स बाय गवर्नमेंट, डी मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल एसेट्स, इसमें डेट ऑफ ट्रांसफर ध्यान से देखना। जैसे मैं तुम लोगों को कुछ एग्जांपल्स पूछता हूं। अब ना सर आपने हाउस प्रॉपर्टी परचेस किया था अज्यूम करो 2006-7 में, असेट्स का डिस्ट्रक्शन जो हुआ है, डिस्ट्रक्शन, ये असेट्स का डिस्ट्रक्शन हुआ है 15 नवंबर 2023 में, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिला है आपको 1 नवंबर 24 को। फिर से बोलता, फैक्ट्स क्या बोले मैंने, असेट्स परचेस कभी किया है 6-7 में, डिस्ट्रक्शन हुआ है 15 नवंबर 23 में। कैसे डिस्ट्रक्शन हुआ, मतलब ट्रांसफर हो चुका है, लेकिन याद करो ट्रांसफर हुआ है लेकिन इसके ऊपर हम लोग कैपिटल गेन कंपटीशन नहीं करते क्योंकि ये एक्सेप्शन था, अपना स्पेशल केसेस था। यहाँ पे कैलकुलेशन कौन से साल में किया जाता है, जिस साल में क्लेम रिसीव होगा। क्लेम रिसीव कभी हो रहा है 24-25 में रिसीव हो रहा है, तभी तुम लोग कंपटीशन ऑफ कैपिटल गेन करोगे। जो क्लेम मिला वो आपका एफवीसी लिया जाएगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेते वक्त ऑफ कोर्स इंडेक्सेशन का बेनिफिट कहां से कहां तक लेना है। अभी यहां पे पहले तो सवाल आता है सर इंडेक्सेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अभी बहुत सारे स्टूडेंट ने अगर ये ले लिया क्लेम सर 1 नवंबर 24 मतलब 23 जुलाई के बाद में, 23 जुलाई के बाद में मतलब वहां पे आपको क्या नहीं मिलना चाहिए, इंडेक्सेशन मिलना नहीं चाहिए, रॉन्ग हो जाएगा। आपका डेट ऑफ ट्रांसफर गाइस, स्पेशल केसेस में डेट ऑफ ट्रांसफर जिस साल में डिस्ट्रक्शन हुआ वो ट्रांसफर है। तो आप ये चेक करो क्या ये डेट ऑफ ट्रांसफर बिफोर 23 जुलाई है, आंसर इज हाँ। बिफोर 23 जुलाई 24 है, मतलब पहले तो ये समझ लो इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। कहां से कहां तक मिलेगा, 6-7 से लेके 23-24 का आपको इंडेक्स का बेनिफिट मिल जाएगा गाइस। तो बी केयरफुल, आपको इंडेक्सेशन के केसेस में डेट ऑफ ट्रांसफर देखना पड़ता है। सो इस एग्जांपल में डेट ऑफ ट्रांसफर जो 15 नवंबर 23 मतलब 23 जुलाई 24 के पहले है, इस रीजन कैसे आपको क्या मिल जाएगा, इंडेक्सिंग का बेनिफिट अलग हो जाएगा। सेकंड वाला एग्जांपल में अज्यूम करो आपने कैपिटल असेट्स परचेस किया था। कैपिटल असेट्स कौन से साल में परचेस किया था, 2005-6 में कैपिटल असेट्स परचेस किया था। इसको आपने क्या किया है, कन्वर्ट किया है। किस में कन्वर्ट किया है, स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया है। कभी कन्वर्ट किया सर, इसको मैंने कन्वर्ट किया अज्यूम करो 10 मई 24 को कन्वर्ट किया, एंड उसके बाद में कन्वर्ट करने के बाद मैंने सोल्ड स्टॉक इन ट्रेड। कभी स्टॉक इन ट्रेड सेल किया है, स्टॉक इन ट्रेड बेचा अज्यूम करो 10 दिसंबर 24 को बेचा, ठीक है। मैंने कन्वर्जन कभी किया है 10 मई 24 को किया, और सेल कभी किया 10 दिसंबर 24 को सेल किया। तो यहां पे मुझे बोलना अगेन कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, ये अगेन अपना एक्सेप्शन का सी था। यहां पे जिस साल में कन्वर्जन होगा ये ट्रांसफर है, लेकिन उस साल में नहीं, जिस साल में सेल करोगे उस साल में टैक्स पे किया जाएगा। अभी मैंने यहाँ पे जो जानबूझ के दोनों भी ईयर सेम ही रखे, 24-25 में सेल हुआ है, लेकिन यहाँ पे इंडेक्सेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसके लिए आपको कौन सा डेट कंसिडर करना है, सेल ऑफ स्टॉक इन ट्रेड का नहीं, जिस साल में ट्रांसफर हुआ वो साल देखने का। ट्रांसफर कभी हुआ है 10 में 24, कहने से ये बिफोर 23 जुलाई 24 है। बिफोर 23 जुलाई 24 है मतलब बेटा आपको क्या मिल जाएगा, इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाएगा। अगर ये 10 मई ना होके अगर ये 10 दिसंबर होता, 10 दिसंबर को कन्वर्ट किया और 15 दिसंबर को बेच दिया, सो कैसे 10 दिसंबर मतलब 23 जुलाई के बाद में है, तो बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन अलाउड या नॉट अलाउड, आंसर इज नॉट अलाउड व्हाइल कंप्यूटिंग कैपिटल गेन। जब भी टैक्स कंप्यूट करोगे उस वक्त जो भी बेनिफिशियल ऑप्शन रहेगा वो आपको सिलेक्ट करना है, लेकिन व्हाइल कंप्यूटिंग कैपिटल गेन आपको इंडेक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि 23 जुलाई के बाद में आपका ट्रांसफर हुआ है। इस एग्जांपल में 23 जुलाई के पहले ट्रांसफर है, इसके लिए आपको इंडेक्स का बेनिफिट मिल जाएगा। कहां से कहां तक का मिलेगा, 5-6 से लेके 24-25 तक का आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाएगा। सेम थर्ड वाला केस, आपने कोई हाउस प्रॉपर्टी परचेस किया है गाइस, अज्यूम करो 2002-3 में परचेस किया है, और ये प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ने कंपलसरी एक्वायर्ड किया है। गवर्नमेंट ने इस प्रॉपर्टी को क्या किया, कंपलसरी एक्विजिशन किया है। कभी किया है,
15 सितंबर 2023 में किया है और गवर्नमेंट ने आपको कॉम्पेंसेशन जो है कॉम्पेंसेशन ये पे किया है, अज्यूम करो कॉम्पेंसेशन पे किया है ऑन 15 दिसंबर 24। तो अगेन याद करो कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एसेट्स बाय गवर्नमेंट सेक्शन 45(5) था। इस एग्जांपल में कंपल्सरी एक्विजिशन हुआ है 15 सितंबर 23। कैन आई से 15 सितंबर 23 को ट्रांसफर हो चुका है, लेकिन इस साल में कैपिटल गेन का कंपटीशन नहीं होगा। जिस साल में कॉम्पिटिशन रिसीव होगा उस साल में कैपिटल गेन का कंपटीशन किया जाएगा। अभी इंडेक्सेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो उसके लिए ये डेट चेक मत करो, डेट अपने को ट्रांसफर का देखने का बेटा। 15 सितंबर 23 मतलब कहने से 23 जुलाई 24 के पहले कंपल्सरी एक्वायर्ड हुआ है। 23 जुलाई 24 के पहले कंपल्सरी एक्वायर्ड हुआ है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाएगा। एंड इंडेक्स का बेनिफिट कहाँ से लेके कहाँ तक का मिलेगा, 2002-3 से लेके 23-24 तक का मेरे को इंडेक्स का बेनिफिट मिलेगा। सो सीसीडी जो एक्सेप्शनल वाले केसेस है ना, वहां पे थोड़ा सा केयरफुल रहना। यहाँ पे इंडेक्सेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसके लिए बेटा डेट ऑफ ट्रांसफर देखना हमेशा। डेट ऑफ ट्रांसफर के हिसाब से 23 जुलाई के पहले तो इंडेक्सेशन लेने का, उसके बाद में है तो इंडेक्सेशन नहीं लेने का कैलकुलेशन करते वक्त। हाँ, लेकिन टैक्स लायबिलिटी कंप्लीट कर दो, टैक्स लायबिलिटी कंप्लीट करते वक्त वहां पे आपके पास ऑप्शन अवेलेबल रहेगा कि जो भी बेनिफिशियल ऑप्शन है वो बेनिफिशियल ऑप्शन के हिसाब से आप ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। इसके कुछ चाहिए तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट करवा दूंगा, अभी खाली थियोरेटिकली प्रोविजन समझना। नेक्स्ट वाला अगर बात करूं दैट इज बट ये था अपना 23 जुलाई वाला, रेट ऑफ टैक्स में चेंजेस हुआ। नेक्स्ट वाला अगर बात करूं दैट इज बट लिस्टेड शेयर्स जिसके ऊपर आपने क्या पे किया है, एसटीटी पे किया है। लिस्टेड शेयर्स जिसके ऊपर आपने क्या पे किया है, एसटीटी पेड किया है। तो इसमें याद करो लिस्टेड शेयर्स एसटीटी पेड किया है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A के हिसाब से टैक्सेबल होता था एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A के हिसाब से टैक्सेबल होता था। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A से टैक्सेबल होता था। 111A में इफ यू रिमेंबर रेट ऑफ टैक्स वाज 15% था एंड 112A में रेट ऑफ टैक्स वाज 10% था। 1 लाख तक एग्जेम्प्ट और बैलेंस के ऊपर 10% टैक्स था। बट इसको अभी इन्होंने चेंज कर दिया है, ये 15% को चेंज करके न्यू रेट कितना किया है, 20% किया है और 10% को अगेन बढ़ा के यहाँ पे रेट ऑफ टैक्स जो है वो तुम लोग का कितना परसेंट कर दिया है, 12.5% कर दिया है। फिर से बोलता हूँ, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A में 15% था उसको 20% कर दिया है, लॉन्ग टर्म में जो 10% था उसको 12.5% कर दिया है। ये भी चेंजेस कब से हुआ है सर, 23 जुलाई के पहले बाद से ही हुआ है। तो अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 24 है तो आपको ये न्यू रेट अप्लाई करने हैं। न्यू रेट मतलब कौन से रेट अप्लाई करने हैं, 20% और 12.5% अप्लाई करने हैं। और अगर आपका कैपिटल गेन जो सेल है ये तुम लोग का बिफोर 23 जुलाई 24 है, बिफोर 23 जुलाई 24, तो उसमें बेटा बेसिकली ओल्ड रेट एप्लीकेबल होगा, दैट इज 15% 10% एप्लीकेबल होगा। बट 112A में गाइस रेट ऑफ टैक्स बढ़ा है तो इन्होंने बोला कि 112 में हम लोग रेट ऑफ टैक्स इंक्रीज कर रहे हैं लेकिन आपको एग्जेम्पशन भी बढ़ा देंगे। एग्जेम्पशन पहले 1 लाख था, अभी इसको बढ़ा के 1,25,000 कर दिया। सो इसका मतलब 1,25,000 भी 23 जुलाई के पहले 1 लाख, उसके बाद में 1,25,000, ऐसा देखने का आंसर इज नो। पूरे साल के लिए बेटा 1,25,000 का एग्जेम्पशन मिलेगा। अभी 1 लाख का लिमिट भूल जाओ, 1 लाख रुपीज का लिमिट अभी इज नो मोर एप्लीकेबल फॉर प्रीवियस ईयर 24-25। आपको 1,25,000 रुपीज का एग्जेम्पशन मिलेगा। 1,25,000 के ऊपर जो रहेगा उसके ऊपर 10 या तो फिर 12.5 डिपेंड्स अपॉन आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बुक कभी किया है। अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बुक हुआ है 23 जुलाई के पहले तो उसके ऊपर 10% एंड 23 जुलाई 24 या उसके बाद में रहेगा तो उसके ऊपर 12.5% टैक्स देना पड़ेगा। सर मतलब 23 जुलाई के लिए अलग से 1,25,000 उसके बाद में अलग से 1,25,000, ऐसा नहीं है, पूरे साल के लिए 1,25,000 रुपीज का लिमिट एप्लीकेबल होगा। अभी एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे टैक्स प्लानिंग या फिर नॉर्मली आपको अलग से डेटा दिया जाएगा तो कैलकुलेशन कैसे होगा। अज्यूम करो क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 दिया है, एग्जाम क्वेश्चन में आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 दिया हुआ है, बोला कि 15 जून 24 तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 3 लाख रुपीज है एंड 18 सितंबर 24 को एक कैपिटल गेन बुक किया है, इसका कैपिटल गेन 4 लाख रुपए। अभी 15 जून 24 मतलब ये कहने से बिफोर 23 जुलाई है, बिफोर 23 जुलाई मतलब इसके ऊपर व्हाट इज द रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल, 10% एप्लीकेबल होगा। 18 सितंबर मतलब ये ऑन और आफ्टर 23 जुलाई है
ऑन आफ्टर 23 जुलाई मतलब इसके ऊपर रेट ऑफ टैक्स कितना परसेंट एप्लीकेबल होगा? 12.5% एप्लीकेबल होगा। तो सर दोनों में भी अपने को 1,25,000 का एग्जेम्पशन तो मिलने ही वाला है। अगर दोनों में 1,25,000 का एग्जेम्पशन मिलने वाला है तो मैं फर्स्ट प्रेफरेंस किसको दूँ? कॉमन सेंस वाली बात है। यहाँ पे मेरे को रेट ऑफ टैक्स कितना परसेंट पे करना है? 10। यहाँ पे 12.5, तो ज़्यादा टैक्स कहाँ पे लग रहा है? 12.5% ज़्यादा टैक्स लग रहा है। तो ऑफकोर्स 1,25,000 का एग्जेम्पशन आप 4 लाख के सामने एडजस्ट करोगे। ऐसा कोई नहीं है ना कि पहले वाला ये है, ऐसा सेक्शन में तो किधर लिखा नहीं है। तो मतलब यहाँ पे जो भी ऑप्शन बेनिफिशियल व्यू रहेगा वो तुम लोग फॉलो करने का। तो 12.5% के यहाँ पे 1,25,000 तुम लोग एग्जिम करेगा, रिमेनिंग अमाउंट के ऊपर 12.5% पे करेगा। एंड 1,25,000 का ऑलरेडी लिमिट एग्जॉस्ट हो चुका है, तो इसके ऊपर सीधा आपको गवर्नमेंट को कितना परसेंट टैक्स देना पड़ेगा? 10% के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ेगा। ये कभी अगर आपने 23 जुलाई के पहले और 23 जुलाई के बाद का अगर आपको ब्रेकअप दिया तो। बाकी अगर क्वेश्चन में बेटा आपको डायरेक्टली बोला है कि 15 नवंबर 24 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A ₹5 लाख से ना, 15 नवंबर 24 का लॉन्ग टर्म कैपिटल 112A का कितना रुपीज है? 5 लाख। तो यहाँ पे तुम लोग के पास ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है, इसी के सामने यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1,25,000 एग्जेम करने का, रिमेनिंग जो अमाउंट आएगा उसके ऊपर तुम लोग कितना परसेंट टैक्स पे करेगा? 12.5% का गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर अलग अलग डेटा दिया है तो फर्स्ट प्रेफरेंस शुड बी गिवन टू हायर रेट। हायर रेट में यूज करने के बाद अगर कुछ बचा हुआ रहेगा तो वो लोअर रेट पे देने का, 10% देने का। अगर तुम लोग को ऐसा ब्रेकअप ही नहीं दिया है तो फिर वैसा इसमें ऑप्शन ही अवेलेबल क्या है? जो दिया रहेगा उसी के सामने 1,25,000 एग्जिम कर लेना, बैलेंस के ऊपर तुम लोग को टैक्स चार्ज करना है। सो ये तुम लोग को चेंजेस हुए। इसका मैंने एक शॉर्ट में समरी बना हुआ है। यस गाइस, कैपिटल असेट्स की अगर बात करो, कैपिटल असेट्स के केसेस में देखो यहाँ पे कैपिटल असेट्स के केसेस में तुम लोग को ये चेक करना है कि पहले बेसिकली बेचा क्या है। देखो अगर लिस्टेड सिक्योरिटीज या तो फिर यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड बेचा है, लिस्टेड सिक्योरिटीज या तो फिर यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड बेचा है, तो उसमें एसटीटी पेड क्या रहेगा? तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A पहले कितना परसेंट था? 15। 23 जुलाई के बाद इसको 20% कर दिया है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A की अगर बात करूं, इसमें 1,25,000 का एग्जिम्पशन, 1 लाख का लिमिट भूल जाने का भी 1,25,000 का एग्जिम्पशन मिलेगा। बैलेंस के ऊपर आइदर 10 या 12.5 डिपेंड्स अपॉन कभी आपने बुक किया है। बिफोर 23 जुलाई रहेगा तो 10%, ऑनर आफ्टर 23 जुलाई रहेगा तो 12.5% टैक्स देना पड़ेगा। ये किसके लिए बोला मैंने? सिर्फ लिस्टेड सिक्योरिटीज यूनिट्स ऑफ इक्विटी फंड, जिसके ऊपर क्या पे क्या रहेगा? एसटीडी पे क्या रहेगा। फिर उसके बाद में अगर बात करूं अदर असेट्स, मतलब अदर एंड शेयर्स की बात करूं, तो अदर असेट्स के केसेस में अगर बेटा लैंड एंड बिल्डिंग है, लैंड एंड बिल्डिंग इसमें थोड़ा केयरफुल है ना। लैंड एंड बिल्डिंग में अगर बिफोर 23 जुलाई बेचा है, बिफोर 23 जुलाई बेचा तो कौन बेच रहा है फर्क ही नहीं पड़ता, इंडेक्सेशन मिलेगा और रेट ऑफ टैक्स 20% आएगा। बिकॉज जो अमेंडमेंट आया वो 23 जुलाई के बाद में आया। तो अगर 23 जुलाई के पहले लैंड एंड बिल्डिंग बेचा है तो इंडेक्सेशन हमेशा मिलेगा और रेट ऑफ टैक्स कितना आएगा? 20% आएगा। अगर ऑनर आफ्टर 23 जुलाई बेचा, ऑनर आफ्टर 23 जुलाई, तो उसके केसेस में ये चेक करो पहले बेचा किसने, रेसिडेंट इंडिविजुअल या एचएफ ने बेचा है, तो उनके पास ऑप्शन अवेलेबल है। क्या ऑप्शन अवेलेबल है? आइदर दे कैन पे टैक्स 20% विद इंडेक्सेशन या 12.5 विदाउट इंडेक्सेशन। लेकिन ये ऑप्शन कभी अवेलेबल रहेगा? वाइल कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, नॉट वाइल कंप्यूटिंग इनकम। इनकम जो कंप्यूट किया जाएगा वो तो विदाउट इंडेक्सेशन ही कंप्यूट किया जाएगा, वाइल कंप्यूटिंग टैक्स लायबिलिटी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। उसके बाद में अदर देन इंडियल एचएफ है, क्योंकि ये ऑप्शन किसको दिया है? सिर्फ रेसिडेंट इंडियल एचएफ को दिया है। अगर अदर देन इंडियल एचएफ है तो फिर वो भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। नो बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन, कंपल्सरी आपको 12.5% टैक्स देना पड़ेगा। ये किसके लिए बोला मैंने? लैंड एंड बिल्डिंग। इसके अलावा अदर असेट्स है क्वेश्चन में, जैसे कि ज्वेलरी है, अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स है, या तो फिर बॉन्ड्स है, डिबेंचर्स है। इसके केसेस में बिफोर 23 जुलाई है, 24 बिफोर 23 जुलाई, उसमें तो ऑफकोर्स 112 के हिसाब से 20% इंडेक्स का बेनिफिट मिल जाएगा, जैसे पहले भी मिलता था। लेकिन अगर ऑनर आफ्टर 23 जुलाई वाला केस है तो यहां पे अभी तुम लोग को ऑप्शन भी नहीं मिलेगा, इंडेक्सेशन विड्रॉ हो गया और उसके ऊपर कंपल्सरी आपको कितना परसेंट टैक्स देना पड़ेगा? 12.5% टैक्स देना पड़ेगा। बिकॉज वो ऑप्शन अवेलेबल था सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग, दैट टू ओनली फॉर इंडियल एचएफ। अदर असेट्स में तो 23 जुलाई के बाद कोई इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा, सीधा आपको उसके ऊपर 12.5% टैक्स देना पड़ेगा। तो ये क्रक्स है बेसिकली, जो तुम लोग को अभी तक पढ़ा उसका नॉर्मली ये क्रक्स है और कुछ नहीं। नेक्स्ट अगर बात करूं इसमें अमेंडमेंट के अंदर, नेक्स्ट वाला अमेंडमेंट जो है सेक्शन 46A में है, दैट इज बायबैक, दैट इज वन लास्ट अमेंडमेंट। अच्छा, और एक सेक्शन 47 में छोटा सा अमेंडमेंट है। सेक्शन 47 गाइस एग्जेम ट्रांसफर का होता अपना। एग्जेम ट्रांसफर के अंदर एक पॉइंट था, एनी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट्स बाय वे ऑफ गिफ्ट
विल या तो फिर नॉर्मली इनहेरिटेंस, इररिवोकेबल ट्रस्ट, ये अपना एग्जेम्प्ट होता है। पहले ये जो एग्जेम्पशन अवेलेबल था, ये एग्जेम्पशन गिफ्ट, विल, इररिवोकेबल ट्रस्ट को, ये अगेन ऑल असेसी को अवेलेबल था। लेकिन अभी इन्होंने थोड़ा सा स्कोप जो है वो लिमिटेड कर दिया है। अभी बोला कि बेसिकली ये ट्रांसफर सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल एचएफ अगर कर रहा है तो ही तुम लोग को एग्जेम्पशन मिलेगा। इसका मतलब अगर कंपनी कोई गिफ्ट दे रही है, पार्टनरशिप फॉर्म कोई अगर गिफ्ट दे रहा है, तो ऑफकोर्स उसके ऊपर तुम लोग का सेक्शन 47 का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। आपके हाथ में वो कैपिटल टैक्सेबल किया जाएगा। सर टैक्सेबल कैसे किया जाएगा? जिस दिन गिफ्ट दिया उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू आपके हाथ में एज अ एफईओसी के हिसाब से टैक्सेबल किया जाएगा। लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल या एचएफ अगर गिफ्ट, विल या इररिवोकेबल ट्रस्ट के फॉर्म पे अगर कोई एसेट्स ट्रांसफर कर रहा है, तो पहले भी एग्जेम्प्ट था, अभी भी सेक्शन 47 के अंदर उनका एग्जेम्पशन कंटिन्यू हो जाएगा। मतलब सेक्शन 47 में स्कोप जो है वो अभी लिमिटेड किया है, सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल एचएफ को एग्जेम्पशन मिलेगा, बाकी सारे एसएससी को अभी कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। सिर्फ इंडिविजुअल एचएफ के केसेस में बेनिफिट दिया जाएगा। एंड ज्यादा करके गिफ्ट जो है वो इंडिविजुअल एचएफ ही गिफ्ट देते हैं, उनको ही नॉर्मली सेक्शन 47 में एग्जेम्पशन मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा। ये छोटा सा सेक्शन 47 के अंदर चेंजेस है। 46A गाइस, दैट इज अबाउट बायबैक, इसमें एक मेजर चेंज हुआ है। यस, 46A दैट इज अबाउट बायबैक ऑफ शेयर्स। बायबैक ऑफ शेयर्स में होता क्या था? पहले तो नॉर्मली बायबैक के केसेस में कहना से कंपनी गवर्नमेंट को टैक्स पे करती थी। एक सेक्शन हुआ करता था सेक्शन 115 QA। सेक्शन 115 QA के हिसाब से बायबैक प्राइस माइनस इशू प्राइस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स, जितना भी वैल्यू आएगा उसके ऊपर कंपनी जो है 115 QA के अंदर 20% टैक्स प्लस 12% कंपल्सरी सरचार्ज प्लस जो अमाउंट आएगा उसके ऊपर HSC 4% पे कर देते। HSC 4%, ऐसे कुछ 23.296% का टैक्स कंपनी को पे करना पड़ता था बायबैक के केसेस में। एंड सिंस कंपनी टैक्स पे किया, इसके लिए शेयर होल्डर्स के हाथ में क्या होता था? एग्जेम्प्ट होता था। शेयर होल्डर्स के हाथ में फुली एग्जेम्प्ट हुआ करता था अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 34A के हिसाब से। अभी इन्होंने चेंज कर दिया है, मतलब टैक्सेबिलिटी जो है वो कंपनी से शिफ्ट करके अभी शेयर होल्डर्स के हाथ में शिफ्ट किया है। नाउ ऑनवर्ड्स बायबैक के ऊपर हु इज लायबल टू पे टैक्स टू गवर्नमेंट? शेयर होल्डर्स। पहले अर्लियर दिस टैक्स वाज यूज्ड टू बी पेड बाय कंपनी, बट नाउ टैक्सेबिलिटी इट हैज बीन शिफ्टेड इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स। नाउ शेयर होल्डर्स को क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा। बट अगेन दिस चेंजेस हैज बीन टेकन प्लेस गाइस फ्रॉम 1 October 24। इसका मतलब 30 सितंबर तक अभी भी ओल्ड प्रोविजन ही एप्लीकेबल रहेगा। 30 सितंबर या उसके पहले बायबैक हुआ है तो उसमें कंटिन्यू टू बी कंपनी गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगी अंडर सेक्शन 115 QA के हिसाब से। 1 October 24 या उसके बाद में बायबैक हुआ है तो उसके ऊपर अभी शेयर होल्डर्स को क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा। दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑफकोर्स डोमेस्टिक कंपनी, बिकॉज इफ यू नो बेसिकली फॉरेन कंपनी केसेस में तो वैसे भी नॉर्मली फॉरेन कंपनी के केसेस में शेयर होल्डर्स के हाथ में टैक्सेबल हुआ करता था। डोमेस्टिक कंपनी केसेस में गवर्नमेंट जो वो डोमेस्टिक कंपनी के पास से टैक्स कलेक्ट करती थी, बट 1 अक्टूबर के बाद अभी ये शिफ्ट कर दिया है। ऑन और आफ्टर 1 October 24 अगर कोई बायबैक हो रहा है तो अभी डोमेस्टिक कंपनी के हाथ में नहीं, ये किसके हाथ में टैक्सेबल किया जाएगा? शेयर होल्डर्स के हाथ में टैक्सेबल किया जाएगा। बट शेयर होल्डर्स के हाथ में बेटा टैक्सेबल जो होगा ना वो कैपिटल गेन में नहीं, कहां पे टैक्सेबल होगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा। जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में स्टेट अवे क्या किया जाएगा? टैक्सेबल किया जाएगा। मतलब हेड चेंज कर दिया। सर बायबैक का प्राइस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस कैसे? तो गवर्नमेंट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में इसको हम लोग डीम डिविडेंड मानेंगे। एक नया सेक्शन डाला सेक्शन 222F के हिसाब से, और बोला 222F के हिसाब से शेयरहोल्डर्स के हाथ में क्या माना जाएगा? डीम डिविडेंड मान के उनके हाथ में टैक्सेबल किया जाएगा। अभी यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं? मुझे बस सर शेयर्स जब भी परचेस किए रहेंगे, अगर ये कैपिटल गेन में टैक्सेबल करते तो कहना से जो बायबैक प्राइस मिला वो आपका एफईओसी होता, माइनस ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन करते तो आपको कैपिटल गेन मिल जाता। लेकिन यहां पे अभी हेड ही चेंज करने की वजह से कहना से ये सीधा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में लेके गए। और सेक्शन 57 इफ यू रिमेंबर, डिविडेंड के सामने हम लोग कोई भी एक्सपेंसेस माइनस नहीं कर सकते एक्सेप्ट वन एक्सपेंसेस, दैट इज इंटरेस्ट ऑन लोन। दैट लोन ऑल्सो शुड बी टेकन फॉर परचेस ऑफ शेयर्स, तो ही इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस कर सकते हैं सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 20% ऑफ योर डिविडेंड इनकम। अभी हेड चेंज करने की वजह से सर जो शेयर्स परचेस किए थे, बायबैक वाले शेयर जो परचेस किए थे, उसका कॉस्ट का क्या? उसका कॉस्ट का तो मुझे बेनिफिट ही नहीं मिल रहा है। गवर्नमेंट ने सीधा हेड चेंज कर दिया। अगर वो कैपिटल गेन में टैक्सेबल करते तो कैपिटल गेन में से कॉस्ट हम लोग माइनस कर लेते थे, लेकिन अभी हेड ही चेंज कर दिया है तो कहना है ये इनकम सीधा इफॉस में टैक्सेबल होने की वजह से आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करने मिल ही नहीं रहा है। तो वो कॉस्ट का क्या? तो लॉ मेकर्स बोलते हैं उस कॉस्ट को तुम लोग क्या करो? एज अ लॉस बुक कर लो।
लॉस बुक करने के बाद फ्यूचर में जो भी तुम लोग का कैपिटल गेन आएगा वो कैपिटल गेन के सामने उसको क्या करना, सेट ऑफ कर लेना। और सेट ऑफ भी पॉसिबल नहीं है तो उसको कैरी फॉरवर्ड कर लो, जैसे हम लोग 8 साल के लिए कैपिटल लॉस को कैरी फॉरवर्ड करते हैं वैसे कर लेना। इसका आई विल गिव यू वन एग्जांपल, तो तुम लोग को बेटर क्लैरिटी आएगा। अज्यूम करो मिस्टर ए, इसने परचेस किए 1000 शेयर्स, ठीक है, 1000 शेयर्स परचेस किए। कभी परचेस किए, अज्यूम करो 2006-7 में परचेस किए, 2006-7 में शेयर्स परचेस किए, ओके, एट अ प्राइस ऑफ ₹1 लाख। फिर इसमें से 600 शेयर्स बायबैक के फॉर्म पे दिए, 600 शेयर्स बायबैक के फॉर्म पे दिए। कभी दिए, 15 अक्टूबर 24 को बेचे। 600 शेयर्स बायबैक के फॉर्म पे दिए 15 अक्टूबर 24 एट अ प्राइस ऑफ रुपीस, चलो एट अ प्राइस ऑफ रुपीस 600 शेयर्स बेचे एट अ प्राइस ऑफ रुपीस से 96,000, 96,000 में बेचे, ठीक है। और रिमेनिंग 400 शेयर्स, रिमेनिंग 400 शेयर्स ये आपने बेचिए, सोल्ड ऑन 12 दिसंबर 24 को बेचे एट अ प्राइस ऑफ रुपीस से 59,000। फिर से फैक्ट्स बोलता हूँ, परचेस किए थे 1000 शेयर्स 6 में परचेस किए थे 1 लाख रुपीस में। 600 शेयर्स बायबैक के फॉर्म पे 15 अक्टूबर को दिया, 96,000 रुपीस मिला कंपनी के पास से, एंड 400 शेयर्स है वो बेच दिया। सबसे पहले लुक एट द डेट ऑफ बायबैक गाइस, 15 अक्टूबर को बायबैक हुआ है, मतलब ये बिफोर 1 अक्टूबर या आफ्टर, आफ्टर 1 अक्टूबर होने की वजह से ये बायबैक जो है वो बायबैक का प्रोसेस किसके हाथ में टैक्सेबल किया जाएगा, शेयर होल्डर्स। तो मिस्टर ए के हाथ में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में डीम डिविडेंड अंडर सेक्शन 222F के हिसाब से पूरा 96,000 जो वो क्या किया जाएगा, टैक्सेबल किया जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। अभी मुझे मतलब 400 शेयर्स है वो बेचे आपने, तो कैसे ये 400 शेयर्स का, पहले तो ये 600 शेयर्स का आपका जो कॉस्ट है वो कॉस्ट अभी क्या किया जाएगा, एज अ लॉस बुक किया जाएगा। 600 शेयर्स की अगर बात करो, 600 शेयर्स, इसका कैपिटल गेन कैलकुलेशन के लिए, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के लिए एफईओसी क्या लोगे, एफईओसी नहीं लाएगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसेशन नहीं लाएगा। क्यों नहीं लाएगा, क्योंकि पूरा जो रिसिप्ट है वो आपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल किया, तो एफईओसी नहीं लाएगा। ट्रांसफर एक्सपेंसेस कुछ नहीं है, तो यही अपना नेट कंसिडरेशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अभी देखो यहाँ पे मैं इंडेक्सेशन भी नहीं ले रहा हूँ क्योंकि 15 अक्टूबर को बायबैक हुआ है, आपने बेचा, ट्रांसफर कभी किया 15 अक्टूबर, 23 जुलाई के बाद में है, तो शेयर्स के ऊपर तो कोई इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। लैंड एंड बिल्डिंग में ऑप्शन था, यहाँ पे तुम लोग कोई इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो सर 1 लाख जो मेरा कॉस्ट था वो 1 लाख कॉस्ट कितने शेयर्स का था, 1000 शेयर्स का था, तो 600 शेयर्स का कितना रहेगा, 1 लाख इंटू, यस 1 लाख इंटू 600 शेयर्स डिवाइड बाय 1000 कितना आएगा, 60,000। तो कैसे 60,000 रुपीज़ आया, मतलब मेरा यहाँ पे 60,000 का क्या आ रहा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस दिख रहा है। लॉन्ग टर्म क्यों बोला, क्योंकि आपने परचेस किया था उसको 6-7 में, बायबैक में बेचा 24-25 में, तो ये लॉन्ग टर्म आया, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आ रहा है 60,000 रुपीज़ का। अभी रिमेनिंग 400 शेयर्स आपने क्या किया, बेचिए, ये कभी बेचे 12 दिसंबर 24 को बेचे, तो अगेन 24-25 में ही कहना ऐसे वो 400 शेयर्स का एक्चुअल कैपिटल गेन का कैलकुलेशन किया जाएगा। एफईओसी क्या प्राइस में बेचा है, 59,000, यही अपना नेट कंसिडरेशन हो गया क्योंकि ट्रांसफर एक्सपेंस नहीं दिया है, माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अगेन 12 दिसंबर मतलब 23 जुलाई के बाद है, तो नो बेनिफिट ऑफ इंडिसेशन। 1 लाख रुपीज़ जो कॉस्ट था, ये 1 लाख रुपीज़ का कॉस्ट 1000 शेयर्स का था, तो 400 शेयर्स का कितना आएगा, 400 शेयर्स का कहना से 40,000 आएगा। 40,000 माइनस करोगे 59,000 में से, तो आपको 19,000 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है। अभी मेरे पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कहना से लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस पड़ा हुआ है 60,000 का। याद करो सेट ऑफ वाले प्रोविजन, लॉन्ग टर्म का लॉस हम लोग लॉन्ग टर्म के सामने सेट ऑफ कर सकते हैं। तो ये 60,000 रुपीज़ का लॉस मैं क्या कर दूंगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के सामने सेट ऑफ कर लूंगा। अभी 19,000 की ज़रूरत है, तो मैं 19,000 का ही सेट ऑफ करूंगा। तो ये क्या हो गया, नील, एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैरी फॉरवर्ड 60,000 माइनस 19,000,
रिमेनिंग जो लॉस है वो तुम लोग क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। कितने साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं हम लोग, 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, तो रिमेनिंग लॉस जो है आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। सो दिस इज अमेंडमेंट फ्रॉम सेक्शन 46A गाइस, दैट इज बायबैक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बायबैक के केसेस में अगेन रिपीट, अगर 30 सितंबर तक बायबैक हुआ है तो वैसे वाले केसेस में कंपनी पहले टैक्स पे करती रही, अभी भी टैक्स कंपनी पे करेगी। 1 अक्टूबर एंड ऑनवर्ड्स अगर बायबैक हुआ है तो इन्होंने टैक्सेबिलिटी का बर्डन जो है वो पहले कंपनी के ऊपर था, अभी वो शिफ्ट करके शेयर होल्डर्स के ऊपर कर दिया। शेयर होल्डर्स आर लायबल टू पे टैक्स, बट शेयर होल्डर्स का भी हेड चेंज कर दिया है। कैपिटल गेन की जगह पे इसको सीधा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में एज अ डीम्ड डिविडेंड टैक्सेबल किया जाएगा। तो उस शेयर्स का जो कॉस्ट है वो कॉस्ट क्या करने का, आपको लॉस के फॉर्म पे बुक कर लेने का। एंड जो भी आपके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन डिपेंड्स अपॉन जो भी आप बुक करते हो, उसके हिसाब से आप सेट ऑफ प्रिंसिपल अप्लाई करके उसको तुम सेट ऑफ कर सकते हो। दीज आर द अमेंडमेंट टेकन प्लेस इन कैपिटल गेन टॉपिक गाइस। सो ओवरऑल मैं फिर से बोलता हूँ अमेंडमेंट में क्या क्या हुआ तुम लोग को, और डेट्स थोड़ा बहुत ध्यान रखना यहाँ पे। डेट्स के केसेस में अगर बात करो कैपिटल गेन में 23 जुलाई ये आपका शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म पीरियड ऑफ होल्डिंग का क्राइटेरिया पहले 36 मंथ्स का था, अभी 24 मंथ्स तक ही तुम लोग का लिमिट रहेगा। 23 जुलाई से रेट ऑफ टैक्स भी चेंज हो गया। पहले जो था वो 23 जुलाई के पहले ओल्ड टैक्स एप्लीकेबल थे, अभी न्यू टैक्स एप्लीकेबल हो जाएंगे। और 23 जुलाई के बाद आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी नहीं मिलेगा, सिर्फ कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स करते वक्त बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन दिया जाएगा। दैट इज ओनली फॉर रेसिडेंट इंडिविजुअल एचएफ जो क्या बेच रहा है, लैंड एंड बिल्डिंग बेच रहा है। उन्होंने वो लैंड एंड बिल्डिंग कभी परचेस किया था, बिफोर 23 जुलाई परचेस किया था, उसके बाद में बेचा है, तो ही वाइल कंप्यूटिंग टैक्स लायबिलिटी ये ऑप्शन उनके पास अवेलेबल रहेगा। बाकी केसेस में इनकम कंप्यूटेशन करना है तो इनकम कंप्यूटेशन करते वक्त आपको विदाउट इंडेक्सेशन बेनिफिट ही इनकम कंप्यूट करना पड़ेगा। सो दीज आर द अमेंडमेंट टेकन प्लेस इन कैपिटल गेन टॉपिक बाय। बाकी कुछ तुम लोग का मेजर अमेंडमेंट्स नहीं है, यही तुम लोग के अमेंडमेंट थे। अभी रहे टॉपिक तुम लोग के इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का अपना हो गया, कैपिटल गेन हो गया, सैलरी वाला हो गया, बेसिक रेट ऑफ टैक्स हो गया। नाउ पीजीबीपी में कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है एंड टीडीएस टॉपिक में इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है, उसका मैं सेकंड लेक्चर रिकॉर्ड करके तुम लोग को यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। आपको एडिशनल क्वेश्चंस आईसीआई के स्टडी मटेरियल में से जो लेटेस्ट वाला मटेरियल है उसको डाउनलोड करके वहां से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, प्लस थोड़े बहुत एडिशनल क्वेश्चंस में टेलीग्राम ग्रुप पे भी आपको अपडेट कर दूंगा। थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सेकंड रिवीजन वीडियो के साथ मिलते हैं। टिल दैट टाइम बेसिकली टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड स्टडी वेल। थैंक यू गाइस, बाय बाय।